नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। संविधान और राज्य व्यवस्था, भारत का संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था बहुत ही आसान सेगमेंट है, बहुत ही आसान टॉपिक है। इसका सिलेबस जो है कई बार आपको लगता है कि बहुत छोटा है, कई बार जब आप मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं तो ज़्यादा भी लगता है। किताबें भी इसमें बड़ी अच्छी अच्छी हैं और कई शॉर्ट में भी किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं। कुछ ऐसा पढ़ा जाए कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों आपका साथ में तैयार हो जाए और आप लिख भी सकें, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस का आंसर्स भी दे सकें। इस तरीके से कुछ पढ़ाई हो जाए। जब भारतीय संविधान को हम शुरू करते हैं, इसकी महत्ता के बारे में आपको सब पता ही है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। आप एक कॉम्पिटिटर हैं तब तो आप पढ़ ही रहे हैं। आप एक कॉम्पिटिटर नहीं है, भारत के नागरिक हैं, तब भी भारत के संविधान को आपको जानना चाहिए। भारत की ये पूरी संवैधानिक व्यवस्था कैसे चलती है, ये राज्य व्यवस्था कैसे चलती है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो भारत का संविधान जब हम समझने चलते हैं तो कई बार आपने पढ़ा होगा संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। आपने पढ़ा होगा कि एक संविधान सभा का गठन किया गया और भारत जब आजाद हुआ उसके बाद 1950 में 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू किया गया। लेकिन ये बात फैक्ट के तौर पे तो सत्य है, लेकिन अगर वैसे आप देखें तो ये सत्य नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान बनाने में केवल इतना कम समय नहीं लगा। भारत का संवैधानिक विकास बहुत पहले से शुरू हो गया था। इतने समय में संविधान को टंकित किया गया, लिख दिया गया, उसको पूरा एक ब्यौरे के तौर पे, एक किताब के तौर पर लिखा गया। वो बात 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के लिए सही है। तो बात आती है कि तो फिर कितना समय लगा और वो समय कब से शुरू होता है। तो भारत का संविधान विकसित होना शुरू हो जाता है अंग्रेजों के समय से ही। तो अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो भारत का संवैधानिक विकास अगर हम समझ लें तो ये बात आसानी से हमको समझ में आ सकती है कि भारत का संविधान कैसे विकसित हुआ। अंग्रेजों का एक लंबा शासनकाल हमारे यहाँ रहा है, तो उसी शासनकाल से इसकी शुरुआत मानी जाती है। भारत का संविधान क्या है? केवल एक किताब अगर आप इसको समझ रहे हैं, केवल एक रूलिंग बुक समझ रहे हैं तो सही नहीं है। एक वैधानिक दस्तावेज है, ठीक है, एक वैधानिक दस्तावेज अगर आपसे कहा जाए ये क्या है, तो एक वैधानिक दस्तावेज है। और इस वैधानिक दस्तावेज में है क्या? इस वैधानिक दस्तावेज में क्या है? वे मूलभूत सिद्धांत दिए हुए हैं जिनके अनुरूप इस पूरे देश का, राज्य का शासन चलता है। इस दस्तावेज में वे सिद्धांत दिए हुए हैं जिन सिद्धांतों से देश का शासन चलता है, राज्य का। देश, जब पॉलिटी में राज्य बोला जाता है तो उसको आप केवल स्टेट मत समझिएगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बात नहीं हो रही है, ये राज्य की बात हो रही है, तो पूरे देश की बात हो रही है। देश या राज्य का शासन चलता है, ऐसे इसमें मूलभूत सिद्धांत दिए हुए हैं और इन्हीं का ये दस्तावेज है। ये चीजें इसमें वर्णित है। तो किसी भी देश का संविधान आप उठाएंगे, जहां जहां पे भी संविधान उपलब्ध है, तो एक आपको आदर्श मिलेंगे उसमें। आपको उसमें सरकार की मशीनरी कैसे काम करती है, किस प्रकार वर्क करती है, कौन कौन से सरकार के अंग हैं, ये भी आपको मिल जाएगा। तो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था जब आप किसी भी देश की पढ़ेंगे तो एक आदर्श की बात उसमें होती है। तो आदर्शों का पाया जाना, आदर्शों का संकेत मिलना, इसकी एक महती विशेषता होती है, एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। ये पाए ही जाते हैं। और सरकार के अंग कैसे काम करेंगे, फलानुच्छेद में ये लिखा हुआ है, इस भाग में ये वर्णित है। सरकार में कौन कौन से अंग होंगे, कैसे उसकी मैकेनिज्म, पूरी मशीनरी काम करेगी, ये सारी चीजें उसमें होती हैं। और कैसे एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। भाई ये सरकार हो गई, ये गवर्नमेंट हो गई। अब इसमें बहुत सारे अंग हैं।
अलग अलग मिनिस्ट्री के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। और इन बहुत सारे अंगों में आपस में भी तो अंतर संबंध है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। ऐसा तो है नहीं, ये आपस में भी कनेक्टेड है, सब एक दूसरे से भी कनेक्टेड है। ऐसा तो है नहीं कि ये पूरा इंडिविजुअल अलग अलग सब काम करते हैं। तो संविधान इन समस्त बातों के बारे में, ये जितने भी अंग हैं इनके बारे में बताती है, और इनके कार्य करने के तरीकों के बारे में भी बताती है, इनके अंतर संबंधों के बारे में भी बताती है। और संविधान सरकार और जनता के संबंधों का भी निर्धारण करती है, क्योंकि ये शासन किसके लिए, अगर आपसे पूछा जाए तो ये शासन किसके लिए, एक तरफ जनता है, एक तरफ यहां पर है पब्लिक, जनता, सिटीजन जो है यहाँ के, खैर खाली सिटीजन के लिए नहीं, जो हमारे यहाँ भारतीय नागरिक नहीं है, नॉन सिटीजन है, उनके लिए भी। तो आप पब्लिक कहिए तो ज्यादा अच्छा है, धीरे धीरे आपका आगे सब कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो सरकार के साथ जनता के क्या संबंध है, इन संबंधों का, इन रिलेशंस का निर्धारण भी संविधान ही करता है। संविधान जनता के द्वारा ही सरकार को चुनने का तरीका बताता है कि जनता ही सरकार को चुनेगी, और फिर सरकार जनता पर कैसे शासन करेगी, जनता के लिए कैसे कार्य करेगी, जनता और सरकार के बीच में कैसे अंतर संबंध होंगे, ये दर्शन भी तो इसी में निहित है। जनता शासित होती है और जनता ही चुनती है। तो ये पूरी राजनीतिक व्यवस्था कहां से आई, और हर देश में है नहीं, और हर देश का संविधान भी अलग अलग है, कहीं पर कैसा है, कहीं पर कैसा है। भारत के संविधान में क्या है, यही हमको विशेष तौर पे पढ़ना है। लेकिन इसकी जब हम तुलना करेंगे तो तुलना करने के क्रम में हम कई अन्य देशों की संविधान की महत्वपूर्ण बातों को भी देखते चलेंगे। तो संविधान देश को देता क्या है, संविधान देश के लिए क्या करता है? तो सबसे बेसिक बात है जो संविधान देश के लिए करता है वो है फंडामेंटल लॉज, जो है फंडामेंटल लॉज, ये संविधान के द्वारा देश को दिए जाते हैं। और इसी कारण से किसी भी देश के आधारभूत विधि की बात जब आती है तो संविधान को सामने रखा जाता है कि ये आधारभूत विधि है, फंडामेंटल लॉज यही है। और इस पर, ये जो लॉज है, इस पर जनता का बहुत विश्वास होता है, जनता का इस पे विश्वास होता है। इसमें न्यायप्रियता होती है कि नहीं, ये न्यायप्रियता इसमें पाई जाती है, न्यायप्रिय होती है। ये जनता की जो आकांक्षाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए कार्य करते हैं। कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे होगी, संविधान में हमारे दिए हैं। जनता अपने अधिकारों को कैसे प्राप्त करेगी, पूरा संविधान में वर्णन है। जनता के कौन कौन से अधिकार हैं, और अधिकारों के साथ कर्तव्य भी संविधान में दिए हुए हैं। और हमारा जो संविधान है वो इतना लचीला है कि हमारे संविधान विशेषताओं में हम इसको पढ़ेंगे, हमारे संविधान में समय के अनुरूप जहां जहां जरूरत पड़ती है हम लोग परिवर्तन भी करते जा रहे हैं। तो संविधान देश के नागरिकों के लिए कुछ अधिकारों की भी बात करता है, कुछ कर्तव्यों को भी परिभाषित करता है। शासन सत्ता कैसे चलती है ये तो बताता ही है, सरकार कैसे बनती है, कौन चुनेगा तो जनता चुनेगी, ये तरीके भी बताता है। और फिर कैसे वही सरकार जनता को शासित करेगी, ये सारी चीजें बताता है। एक ये बेसिक बात हो गई। लेकिन फिर वही बात आती है कि भारत का जो संविधान है, इसका विकास लिखा ये जरूर गया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, लेकिन इसके विकास की बात करें, इसका विकास क्रम जो रहा है वो काफी लंबे समय से चला आ रहा था। तो भारत के संविधान के विकास यात्रा को समझने के लिए हमको भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण किसी निश्चित समय में हुआ ऐसा मान के नहीं चलना होगा। हमको मानना पड़ेगा कि भारत का जो संवैधानिक विकास है एक क्रमिक विकास है। हमारे यहां का जो संवैधानिक विकास है, ये विकास कैसा है, एक लंबे समय तक चलने वाला एक क्रमिक विकास है। और ये क्रमिक विकास लंबे समय से आ रहा था, तो इसको हम कैसे समझें? एक निश्चित समय में नहीं हुआ, एक क्रमिक विकास का परिणाम है, और ब्रिटिश शासन के दौरान ये शुरू हो गया था। तो अगर इसको हमको समझना है तो मुख्य तौर पर हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक इसमें है ब्रिटिश शासन के दौरान इसका विकास, कि ब्रिटिश
का जब शासन था, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भी हम वहां पे जब अंग्रेजों के शासन की बात करेंगे तो भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को हम दो भागों में बांटेंगे। भाई एक तो आजादी, वो एक अलग मुद्दा हो गया, आजादी के बाद तो हमारा संविधान लिखा ही गया, वहां पर भी दो भागों में बांटेंगे। एक हम कहेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत विकास कब हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान, शासन के दौरान विकास। और दूसरा हम ले सकते हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन चला गया था क्राउन के हाथों में, तो दूसरा यहां पे क्या हो जाएगा, ब्रिटेन की सरकार या क्राउन के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। क्राउन, क्राउन का मतलब ब्रिटेन की सरकार, तो क्राउन के शासन में संविधान का विकास, शासन के अंतर्गत संविधान का विकास, या आप लिख दीजिए संवैधानिक विकास। ये फेज था, ये फेज था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की जब हम बात करते हैं कि इसके दौरान कैसे विकास हुआ, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ही शासन चल रहा था, और ये पहला एक्ट था। और तब से लेके चार्टर एक्ट 1853, जिसके बाद में ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन आ गया था, वहां तक की जो विकास यात्रा है उसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो यहां हम शुरू करेंगे कहां से, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, और ये था 1773 का। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इस विकास यात्रा को हम कनेक्ट करेंगे और हम सीधे यहां चले आएंगे 1853 का जो भारत का चार्टर एक्ट आया था यहां तक। तो चार्टर एक्ट 1853 तक हम चले आएंगे, चार्टर एक्ट 1853 तक चले आएंगे। अब इसके बीच में क्या क्या पड़ेगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, सेकंड पे आएगा रेगुलेटिंग एक्ट, नहीं, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में 1784 का, चार्टर एक्ट आएगा 1793, चार्टर एक्ट 1813 का, फिर चार्टर एक्ट 1833 का, और फिर चार्टर एक्ट 1853 का। उसके बाद में जब यहां पे शुरुआत होगी तो यहां पर हम लेके चलेंगे भारत शासन अधिनियम पहला होगा जो क्राउन शासन के अंतर्गत आएगा, और भारत शासन अधिनियम होगा ये 1858 का, भारत शासन अधिनियम 1858 का। यहां से जो विकास यात्रा चालू होगी इसको हम कब तक लेके आएंगे, जब तक भारत आजाद नहीं हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब इसके बीच में कई पड़ाव पड़ेंगे, भारत शासन अधिनियम 1858, और उसके बाद में भारत परिषद अधिनियम आएगा 1861 का, उसके बाद आएगा भारत परिषद अधिनियम 1892 का, भारत परिषद अधिनियम 1909 का, 1919 का भारत शासन अधिनियम, और फिर भारत शासन अधिनियम 1935 का। और 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद में डायरेक्ट 1947 पे हम चलेंगे, जहां पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की हम बात करेंगे। तो हमको अगर इस विकास यात्रा को समझना है, भाई 1600 में हमारे यहां ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, व्यापार करने आ गई, तो कहीं ना कहीं वहीं से स्टार्ट हो जाता है डेवलपमेंट। लेकिन महारानी एलिजाबेथ जो प्रथम थी, उनके चार्टर के द्वारा भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार उनको शुरुआती दौर में दे दिए गए। शुरुआत में जो कंपनी के कार्य थे, कंपनी के जो उद्देश्य थे, वो मुख्य तौर पे थे व्यापारिक उद्देश्यों तक ही कंपनी सीमित थी। तो 1600 से लेके 1765 ईस्वी तक बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापारिक उद्देश्य से इन लोगों ने कार्य किया। लेकिन जब बंगाल और बिहार और साथ में उड़ीसा में इनको राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकार दिए गए, जिसको आप दीवानी प्राप्त करना बोलते हैं,
तो जब इनको दीवानी मिली, कब? 1765 में। तो 1765 में जब इनको दीवानी मिली, और ये दीवानी कहां, ये अधिकार कहां के मिले, यानी कि राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकार इनको मिल गए थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये 3 जगह पे। तब इनको समझ में आया कि अब केवल शासन नहीं, अब यहां पर तो हमको अपनी क्षेत्रीय शक्ति का प्रसार करना है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी व्यापार करने, वो धीरे धीरे क्या करने लगी, उसने कहा कि अब हम अपनी जड़ें यहां पे मजबूत करेंगे और यहां पर हमको शासन भी करना है। तो 1765 के बाद इसको रेगुलेट करने की जरूरत पड़ने लगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी लगने लगा कि अब कुछ करना पड़ेगा हमको, और सही से उसने किया 1853 में जाके, जब 1858 का, उसके बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का जब यहाँ पे क्राउन का शासन हो जाता है, तो पहला तो 1858 में भारत शासन अधिनियम आएगा, लेकिन ये जो पूरा फेज रहा है 1600 से लेके 1765 तक, यहां पर विशुद्ध रूप से वो व्यापार करने आए थे, तो व्यापारिक गतिविधियों के तौर पर ही वो कार्य कर रहे थे। ठीक है। ब्रिटेन की संसद बाद में विभिन्न अवसरों पर अपने कानून लाएगी, लेकिन शुरुआती दौर में नहीं। तब तो ये केवल बिजनेस कंपनी थी, बिजनेस करने ये आए थे। एक एक करके हम इसको समझेंगे। सबसे पहले अगर हमको डेवलपमेंट देखना है तो चलना पड़ेगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पे। तो पहली हेडिंग आपको लिख लेना है, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, और ये रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का। 1773 का ये रेगुलेटिंग एक्ट है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तो संवैधानिक विकास का ये महत्वपूर्ण पड़ाव इसलिए माना जाता है क्योंकि इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया था। 1600 से 1765 तक विशुद्ध रूप से व्यापारिक कंपनी के तौर पर ये लोग काम करते रहे, लेकिन उसके बाद में इन्होंने अपनी क्षेत्रीय शक्तियां जब इनको दिखने लगी, तो क्षेत्रीय शक्तियों को मजबूत करने के लिए, अपनी सत्ता कायम करने के लिए इन लोगों ने प्रयास चालू किए। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी यह है कि इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का कार्य किया गया था। यहां पर क्या हुआ, ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण, ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण पहली बार स्थापित करने का कार्य किया गया। ये पहली बार हुआ था इस एक्ट के माध्यम से, ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का कार्य इसमें किया गया। 1773 की बात है। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करते थे लॉर्ड नॉर्थ। इस समय पीएम कौन था, लॉर्ड नॉर्थ। तो लॉर्ड नॉर्थ इस समय पीएम थे और एक इन्हीं के द्वारा गोपनीय समिति बनाई गई थी, सीक्रेट कमेटी बनाई गई थी। तो सीक्रेट कमेटी, गोपनीय समिति बनाई गई थी, उसी ने सिफारिश की थी 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था उसकी। तो इन्हीं के द्वारा एक सीक्रेट कमेटी बनाई गई थी। एक सीक्रेट कमेटी का जो गठन किया गया था वो लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा किया गया था। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता देंगे। और इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भारत में कंपनी के अधीन जो क्षेत्र हैं, ध्यान से सुनिएगा, भारत में कंपनी के अधीन जो क्षेत्र है, क्षेत्रों का शासन मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निजी मामला नहीं है। यहां पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है। तो अब यहां पर क्या किया गया कि जो क्षेत्र है भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों का जो शासन है, तो अब केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का मामला नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं है। अब केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का, कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला ये नहीं रह गया, व्यापारियों का निजी मामला नहीं है, निजी मामला नहीं है ये, ऐसा कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, निजी मामला नहीं रह गया।
ब्रिटिश संसद को इस संदर्भ में आवश्यक कानून बनाने और निर्देश देने का पूरा अधिकार यहां से दे दिया गया। अब जब ऐसा हो गया, यानी कि पहले प्राइवेट लेवल पर कोई काम हो रहा था, अब गवर्नमेंट ने उसमें हस्तक्षेप किया और कहा कि केवल ये तुम कहीं पर शासन कर लो, कहीं पर पूरा कब्जा कर लो, कह दो कि ये मेरा निजी है, ऐसा नहीं है, ये देश का मामला है। ब्रिटिश संसद ने नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास यहां पर शुरू कर दिया। तो इस अधिनियम के द्वारा किया क्या गया, बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल कहा गया। एक ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इस अधिनियम के द्वारा मुख्य बातें क्या कही गई? बंगाल का जो गवर्नर था, तो बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का जो गवर्नर था उसको क्या कहा गया? गवर्नर जनरल कहा गया। नोट करिएगा इसको, गवर्नर जनरल कहा गया। और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन कर दिया गया। इससे पहले ऐसा नहीं था, लेकिन 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और इसके अंतर्गत जो पहले गवर्नर जनरल बने थे उनका नाम आपसे पूछा जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स। तो पहला जो गवर्नर जनरल बना वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स को ये बना दिया गया और इनके अंडर में 4 सदस्यीय 4 मेंबर का एक कार्यकारी संसदीय कार्यकारी परिषद का गठन कर दिया गया। मद्रास, मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिए गए। तो ये जो बंगाल का गवर्नर था, इसी में मद्रास और मुंबई, इसी के अंतर्गत ये दोनों गवर्नर कर दिए गए। ठीक है। बाकी पहले छोटी छोटी ये प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी और सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या किया गया? इसी के अंतर्गत कर दिया, क्योंकि ये गवर्नर जनरल अब बन गया था, तो इसी के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ था और ये अक्सर आपसे पूछा जाता है। अब भाई विवाद होंगे, डिस्प्यूट होंगे, तो वो कैसे, कहां पर सॉल्व किए जाएंगे? तो 1774 की बात है। इसी अधिनियम के अंतर्गत 1774 में एक न्यायालय का गठन किया गया। 1774 में एक न्यायालय का गठन किया गया और 1774 में ये न्यायालय कहां पर गठित हुआ, मतलब ये कहां पर स्थापित किया गया? ये कोलकाता में स्थापित किया गया। ये कैसा? उच्चतम न्यायालय था, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना यहां पे, उच्चतम न्यायालय की स्थापना यहां पर की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एलिजा इम्पे। इनका नाम क्या था? एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे बोलते हैं इनको, सर एलिजा इम्पे बोलते हैं। और 3 जो अन्य न्यायाधीश थे उसमें एक थे चैम्बर, दूसरे थे लेमेस्टर और तीसरे थे हाइट। इनका भी नाम नोट कर लीजिए, चैम्बर, लेमेस्टर और एक थे ये हाइट। पूछ लिया जाता है कौन इसमें शामिल था, कौन इसमें शामिल नहीं था, ये नाम देके आपसे पूछ लिया जाता है। तो कलकत्ता में स्थित ये उच्चतम न्यायालय था। इसके प्रथम जो न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्पे थे। अब कंपनी जो था, कंपनी का अभी तक बोलबाला था, तो कंपनी जो थी उसके अब कर्मचारी जो थे वो निजी व्यापार नहीं कर सकते थे। निजी व्यापार पर क्या किया गया? रोक लगा दी गई। कोई उपहार या रिश्वत लेना भी प्रतिबंधित कर दिया गया। और ये जो अधिनियम था, इसको नोट करते रहिएगा, ये जो अधिनियम था, ये एक और इसमें परिवर्तन हुआ था। कंपनी पर नियंत्रण सशक्त करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी की एक गवर्निंग बॉडी, तो कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त करने का प्रयास किया गया था, जिसको आप कहते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और कंपनी के लिए भारत में जो राजस्व है, नागरिक और जो सैन्य मामले हैं, इनकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देने का काम कौन करता था? यही करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो लोग हुआ करते थे।
कंपनी के लिए भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अब आवश्यक हो गया था। अब इसमें होता क्या था, दो चीजें यहां पर ध्यान रखिएगा। कंपनी प्रशासन की देखरेख के लिए दो चीजें आई थी, एक था निदेशक मंडल, एक था निदेशक मंडल। इसको सही से समझिएगा, दो चीजें इसमें आई, एक था निदेशक मंडल और दूसरा यहां पर था सेकंड, निदेशक मंडल को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। और दूसरा यहां पे क्या था, दूसरा था हितधारकों का मंडल, जिसे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहते हैं। हितधारकों का मंडल इसको बोलते हैं, हितधारकों का मंडल। इंग्लिश याद रखिएगा, कोर्ट ऑफ जो प्रोप्राइटर्स हुआ करते थे वही लोग इसमें शामिल थे, प्रोप्राइटर्स। जो निदेशक मंडल था इसमें 24 सदस्य होते थे और जो हितधारकों का मंडल था, हितधारकों के मंडल में जितने भी साझेदार होते थे सभी साझेदारों को इसमें शामिल किया जाता था। इसमें जितने भी साझेदार हैं सभी साझेदारों को शामिल किया जाता था। इसके ये जो निदेशक मंडल है इसमें जो मेंबर्स हैं वो 4 साल के लिए चुने जाते थे। 1/4 मेंबर्स ऐसे हर 4 साल के लिए चुने जाते थे, तो 1/4 मेंबर हर साल रिटायर होते रहते थे, ये भी आप कह सकते हैं। तो निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स को सूचना देता था और जो हितधारकों का मंडल है फिर ये जिम्मेदार था किसके प्रति, जो संसद थी ब्रिटेन की, वहां तक ये पूरा मामला पहुंच जाता था। तो कंपनी के लिए भारत में जो भी राजस्व है, नागरिक और सैन्य मामले हैं, इनकी जानकारी ब्रिटिश सरकार तक कैसे पहुंचे, ये ऐसे होता था। तो इन्हीं दो मंडलों के माध्यम से, एक निदेशक मंडल और दूसरा हितधारकों का मंडल, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड कोर्ट ऑफ जो प्रोप्राइटर्स थे, इनके द्वारा ये पूरी शासन व्यवस्था चलने लगी थी। तो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये उस समय ये व्यवस्था की गई थी। उसके बाद आता है, ये हम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, अब ये कैसे अभी रूप अख्तियार करेगा जब आप पहुंचेंगे हमारे संविधान के निर्माण तक, पूरे एक्ट जब आप पढ़ डालेंगे तो आपको समझ में ये आ जाएगा। 1784 में एक आता है पिट्स इंडिया एक्ट, आपसे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसको भी हम देख लेते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट ये है 1784। अब 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट की क्या विशेषताएं थी, कौन कौन से मुख्य प्रावधान थे, यही हमको देखना है। बाकी पढ़ेंगे तब तो एक एक दिन पढ़ते रहेंगे, स्पीड हमको बहुत बढ़ानी पड़ेगी, तभी जल्दी जल्दी रिवीजन होगा। ये जो अधिनियम है, ये आप कंपनी के द्वारा जो अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र थे उन पर ब्रिटिश क्राउन, जिसको बोलते हैं ब्रिटिश ताज, उनके स्वामित्व के दावे के मामले में देखा जाए तो पहला संवैधानिक दस्तावेज था। कंपनी द्वारा भारत में धीरे धीरे क्षेत्रों को अधिगृहित किया गया, तो कंपनी द्वारा अधिगृहित जो भारतीय क्षेत्र थे, अधिगृहित जो भारतीय क्षेत्र थे, तो भारतीय क्षेत्रों पर क्राउन का, ये क्षेत्र ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गए, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गए। तो ये ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का ये पहला आपको वैधानिक दस्तावेज ये मिलेगा, पहला वैधानिक दस्तावेज था। और ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय विलियम पिट थे, इसीलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। इसको प्रस्तुत किसने किया था, ये विलियम पिट। और विलियम पिट उस समय क्या थे, विलियम पिट ये ब्रिटिश पीएम थे, वहां पर ये पीएम थे, इसी कारण से पिट्स इंडिया एक्ट इसको कहा जाता है। और इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक शक्तियों को अलग अलग करने का काम किया गया था, कि जो कंपनी की जो व्यापारिक शक्तियां होंगी और जो प्रशासनिक शक्तियां होंगी उनको अलग किया जाएगा। ये इसमें पहली बार किया गया था, व्यापारिक और प्रशासनिक ये शक्तियां क्या की गई,
ये अलग कर दिए, इनको अलग अलग किया गया। ये इसका एक महत्वपूर्ण कार्य था इस एक्ट का। व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशक मंडल के हाथों सौंप दिया गया था। और राजनीतिक जो क्रियाकलाप थे, जैसे सैनिक, असैनिक, राजस्व संबंधी जो नियंत्रण के मामले थे, मतलब राजस्व संबंधी जो मामले थे, वो इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। इसी के लिए क्या बनाया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये 6 मेंबर्स इसमें होते थे, 6 सदस्यीय हुआ करता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल इसको बोलते हैं। तो इसको दे दिया गया था जो सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी मामले थे। और जितने व्यापारिक क्रियाकलाप थे, तो व्यापारिक क्रियाकलापों को जो निदेशक मंडल था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, उनको दे दिया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया गया था, डायरेक्टर्स इनको दे दिया गया था। और इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक बना दिया गया था। ये इंग्लैंड में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो हुआ करता था, ये नियंत्रक मंडल इंग्लैंड में स्थापित इसको किया गया था। तो नियंत्रक मंडल, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कौन कौन से ये 6 लोग कौन होते थे, नॉर्मली ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये जो 6 मेंबर थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, ये कौन से मेंबर है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये 6 मेंबर है। ये 6 मेंबर कौन से? इसमें एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर बोलते थे, चांसलर ऑफ एक्सचेकर एक होता था इसमें, एक्सचेकर, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, चांसलर ऑफ एक्सचेकर एक इसमें ये हुआ करता था। दूसरा इसमें जो था वो राज्य सचिव इसमें हुआ करता था, राज्य सचिव। और इसमें 4 और मेंबर होते थे। बाकी इसमें 4 जो सदस्य होते थे ये, और यही 6 लोग इसमें होते थे, है ना। और 4 सदस्य प्रिवी काउंसिल के ये होते थे। ये जो सदस्य हैं ये प्रिवी काउंसिल के होते थे। प्रिवी काउंसिल के ये 4 सदस्य इसमें हुआ करते थे। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत कैसी व्यवस्था थी? तो यही थी, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। और इन सभी की नियुक्ति कैसे की जाती थी या इनको हटाया कैसे जाता था? ये सम्राट को दे दिया गया था। सारा ये सम्राट के द्वारा ही चुने जाते थे। जो भी ब्रिटेन का सम्राट होगा तो सम्राट के द्वारा नियुक्त किए जा सकते थे और पदच्युत किए जा सकते थे। इनको हटाने और रखने का, दोनों का कार्य सम्राट का हुआ करता था। तो इस तरीके से अब ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश के 2 शासक हो गए थे। एक तो कंपनी का निदेशक बोर्ड, जैसा कि पहले से चला आ रहा था। एक क्या हो गया? कंपनी का निदेशक बोर्ड। अब शासक 2 हो गए कंपनी के। अब कंपनी का शासन जो है वो 2 लोग करते थे। एक हो गया कंपनी का निदेशक बोर्ड, कंपनी का निदेशक बोर्ड। ये पिट्स इंडिया एक्ट में हो रहा है, ध्यान रखिएगा। निदेशक मंडल जो था, कंपनी का जो निदेशक बोर्ड था। और दूसरी विशेषता इसमें और कौन सी आ गई? नियंत्रक मंडल के माध्यम से जो सम्राट कर रहा है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रक मंडल वही जिसकी अभी हमने बात की है। और नियंत्रक मंडल के माध्यम से कौन कर रहा है? सम्राट, क्योंकि सम्राट ही इसमें सदस्यों की नियुक्ति कर रहा है। लोगों को नियुक्त करने और हटाने का जिम्मा जिसके पास है वही तो सबसे पावरफुल है। 1858 तक यही स्थिति बनी रहेगी। नियंत्रक मंडल के माध्यम से ही ये होता रहेगा, ये सम्राट इसमें शासन करेगा और 1858 तक यही स्थिति बनी रहेगी। और कंपनी का जो निदेशक बोर्ड है, एक ये शासन करेगा। तो 2 भागों में ये शासन बट गया। उपनिवेश के 2 शासक हो गए यहां से। तो कभी आपसे पूछ लिया उपनिवेश के 2 शासक कब से हो गए, कब से इसमें बंटवारा हो गया? प्रशासनिक मामले अलग हो गए, राजनीतिक मामले अलग हो गए। भाई राजनीतिक क्रियाकलाप और प्रशासनिक, व्यापारिक और राजनीतिक, आप ऐसे कहिए। तो व्यापारिक क्रियाकलाप जो था वो निदेशक मंडल के हाथ में, और जो दूसरा था राजनीतिक क्रियाकलाप वो नियंत्रक मंडल जिसको सम्राट गवर्न कर रहा था, उनके पास पहुंच गए।
ठीक है। एक प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से कम करके 3 कब कर दी गई, तो इसी में की गई थी। जो 4 थे तो 4 से इसको 3 कर दी गई, 4 से संख्या यहां पर 3 कर दी गई, 3 संख्या कर दी गई। ये किसकी संख्या है? गवर्नर जनरल की परिषद की जो सदस्य संख्या है, गवर्नर जनरल परिषद, इसकी सदस्य संख्या है, इसके सदस्यों की संख्या है, ये 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। और इस परिषद को भारत में प्रशासन, जैसे सैन्य शक्ति है, युद्ध है, राजस्व है, देसी रियासतें हैं, संधि का मामला कोई है, तो इसके अधीक्षण की शक्ति भी दे दी गई थी। तो कुल मिलाकर यह हुआ, अगर मुख्य रूप से देखें तो भारत के कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र में लाया गया। यह आपसे पूछा जाए तो आप पिट्स इंडिया एक्ट कहेंगे। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया। यह किसके अंतर्गत किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत। और ब्रिटिश सरकार को भारत के कंपनी के कार्यों और उनके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया, पूर्ण रूप से नियंत्रण। शुरुआत तो वहां से हुई 73 से, लेकिन पूर्ण रूप से नियंत्रण प्रदान किया गया तो यह भी पिट्स इंडिया एक्ट में ही किया गया। तो भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित करना, ये दो बातें यहां पर तो मुख्य तौर पर नोट कर लीजिए। एक हो जाएगी ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र जो कंपनी के अधीन क्षेत्र होगा, कंपनी का क्षेत्र यहां पर क्या हो गया? ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र हो गया, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र बन गया। एक तो काम यह हुआ, और दूसरी चीज इसके अंतर्गत क्या हुई थी? ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इनके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो गया। कंपनी के कार्य व प्रशासन, इस पर पूर्ण ब्रिटिश नियंत्रण हो गया, पूर्ण ब्रिटिश नियंत्रण हो गया। ठीक है, ये दो काम ये पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से हुए थे। जो पिट्स एक्ट था उसके माध्यम से ये दो काम हुए थे, इसको नोट कर लीजिए। इसी तरीके से अभी हमको 1786 का अधिनियम पढ़ना है, चार्टर एक्ट, फिर 1793 का, 1813, और ऐसे ही डेवलप करते कैसे डेवलपमेंट हुआ इसको एक एक ऐसे डेवलपमेंट हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ते आइएगा जितने भी ये एक्ट हैं जो कि किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आए। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करके फिर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो भी एक्ट आए हैं, जो भी अधिनियम रहे हैं, उनको हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।